हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा विश यू वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ स्टडी अल्फा। तो जैसा आप सभी को पता है कि स्टडी अल्फा के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने क्लासेस लॉन्च की हैं और लास्ट क्लास हमने ली थी लाइव प्रोसेस क्लास 10 का पहला लेक्चर, और आज हम आपके सामने हैं लाइव प्रोसेस के सेकंड लेक्चर को लेकर के। लास्ट लेक्चर के अंदर आपसे क्वेश्चन भी डिमांड किया था हमने, और वो क्वेश्चन डिमांड कुछ इस तरीके से था कि क्यों ऐसा होता है कि प्लांट जो गैसियस एक्सचेंज दिन के समय करते हैं उसका ठीक उल्टा गैसियस एक्सचेंज रात के समय करते हैं। तो इसका बहुत सारे बच्चों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे आंसर दिया और बहुत सारे बच्चों का सही आंसर भी निकला। और इसका एक अब सही आंसर क्या होगा, सही आंसर जो बच्चों ने दिया वो क्या था, सही आंसर ये था कि जो गैसियस एक्सचेंज वो दिन के समय करते हैं उस गैसियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन वो एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। इसका रीजन था कि दिन के समय प्लांट फोटोसिंथेसिस को रेस्पिरेशन से ज्यादा स्ट्रांगली या ज्यादा फास्ट रेट पर कर रहा होता है, जिसकी वजह से प्लांट की ऑक्सीजन डिमांड या ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड को पूरा करने के लिए बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को निकालता है। लेकिन ठीक रात की यदि बात की जाए तो रात के समय प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, और इसी रेस्पिरेशन की वजह से प्लांट सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को अब इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। उम्मीद है कि इसका आंसर सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और जिन बच्चों ने टेलीग्राम के हमारे चैनल पर इसका आंसर दिया उनको बहुत सारा थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले आज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है जी, तो आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बात आप सबको जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर जो क्लासेस डल रही हैं, क्लासेस अपलोड हो रही हैं, ये क्लासेस सारी रिकॉर्डेड सेशन है। इस रिकॉर्डेड सेशन के अंदर आपको एक समस्या जरूर हो रही होगी और समस्या का निवारण भी हमारे पास है। समस्या ये कि हम लाइव इंटरेक्शन के दौरान जो डाउट्स पूछ लेते हैं वो डाउट्स हम नहीं पूछ पाते। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप सिंपली हमारी टेलीग्राम के इस लिंक को फॉलो करें और इस लिंक को ज्वाइन करें। इस लिंक को ज्वाइन करेंगे जैसे ही, तो इस लिंक को ज्वाइन करते ही आपके पास क्या होगा, आपके पास एक एडवांटेज होगा कि आपके जो भी डाउट उस कंसर्न लेक्चर से लेकर के हैं वो आप टेलीग्राम के उस लिंक या उस ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। सभी कंसर्न टीचर आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए हमेशा वहां पर प्रेजेंट रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद very sophisticated and very important concept topic, that is heterotrophic nutrition. Last time हम पढ़ चुके हैं what is nutrition, what are nutrients, what are the different type of nutrients. आज हम समझ रहे हैं heterotrophic nutrition, न्यूट्रिशन का एक पार्ट, न्यूट्रिशन का एक टाइप, न्यूट्रिशन के एक टाइप, इस टाइप के अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम क्या समझने वाले हैं कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से, जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो उससे पहले समझ लें कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। क्या मतलब इसका, कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहे या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट पर डिपेंड रहे। फॉर एग्जांपल, यदि कोई नॉनवेज नहीं खाता, लेट्स सपोज के मीट नहीं खाता और वो अंडे खाता है, तो भी ऐसी कंडीशन वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पोजेस करता है, क्योंकि जो फूड वो खा रहा है एज अ लेट्स सपोज एग, तो वो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म डेरिवेटिव है, मींस ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुआ है। तो क्या समझ रहे हैं, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जो फूड रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वहीं बात करें कि यहां पर जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है हम उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म्स जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रखते हैं, ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, इनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। सो हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। एग्जांपल में सभी एनिमल्स कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। सभी एनिमल्स क्या है बेटा, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं ये अपना फूड प्लांट की तरह, ग्रीन प्लांट की तरह सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऑल यू नो कि ग्रीन प्लांट जिस प्रोसेस से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं वो कौन सा प्रोसेस था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वहीं बात करें हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको अपना सारा फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से चाहिए होता है। बेटा ऑर्गेनिक शब्द का सीधा सा मतलब समझिए, ऐसे केमिकल जो केमिकल किससे डिराइव होते हैं, केमिकल डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, किससे मिल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। ऐसे केमिकल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे केमिकल को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। एक बहुत क्लासिकल, एक बहुत पुरानी डेफिनेशन है, हालांकि आज की डेफिनेशन ये नहीं है, आज की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है।
लेकिन अभी तक आप क्या समझेंगे, ऑर्गेनिक वो केमिकल हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं। आगे बात करें, सो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अपने फूड जो बनाते हैं, अपने फूड जो इनकी डिमांड है, फूड की डिमांड है, वो किसके जरिए पूरी होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के जरिए पूरी होती है। इट मींस ऑलरेडी एक ऐसे केमिकल जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनको मिलने वाले। चलिए अगली बात करें, अगली बात करें तो यहां पर अब हमें क्या समझना है, अब हमें अगला पॉइंट देखना है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म जो इस न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं, ऐसा न्यूट्रिशन रखते हैं, उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, समझ में आएगा क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। सो व्हाट आर सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डेड और डिके मैटर पर फीड करते हैं। खास बात यह है कि डेड और डिके मैटर पर फीड करने वाली ये ऑर्गेनिज्म इस फूड को अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट हो जाने के बाद इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो सिंपली अंतर इतना है कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिस न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डेड डिके मैटर खाता है और डेड डिके मैटर को खाने के लिए, एसिमिलेट करने के लिए सबसे पहले उसको बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करेगा, देन उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सो फीड ऑन डेड डिके मैटर इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंजाई। कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई इसके एग्जाम्पल हैं, जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म फूड को बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, एक्सटर्नली क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जांपल इसके फंजाई और कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे फंजाई सभी तरीके के फंजाई या फिर सभी फंजाई सेप्रोफाइट नहीं होते हैं, कुछ फंजाई पैरासाइट भी होते हैं। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया भी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, सो सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कैसे बेटा, जो सेप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगेन सारे बैक्टीरिया सेप्रोफाइट्स नहीं होते, सारे बैक्टीरिया सेप्रोफाइट्स नहीं होते। अगला न्यूट्रिशन देखिए, थोड़ा अगला न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहता है। और ऐसा करने का रीजन क्या है कि वो जिस ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहा है या जिस ऑर्गेनिज्म पर रह रहा है उस ऑर्गेनिज्म को एज अ होस्ट यूज करता है। होस्ट यूज करने का मोटिव क्या है कि उससे न्यूट्रिशन वो क्या कर सके, डिराइव कर सके। अब यहां पर जो पैरासाइट है, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन पॉजेस करता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरासाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। और ये पैरासाइट या तो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर होगा या होस्ट की बॉडी के ऊपर होगा और उसी होस्ट की बॉडी से क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। इस बेस पर कि जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी पर रहता है या होस्ट की बॉडी में रहता है। अंतर समझिएगा इस बात का कि होस्ट की बॉडी पर रहता है या होस्ट की बॉडी में रहता है। इस बेस पर पैरासाइट कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। सो पैरासाइट इस बेस पर कितने तरीके के बेटा, 2 तरीके के। कौन कौन से, एक है कौन सा, एक्टोपैरासाइट। कौन सा, एक्टोपैरासाइट। और दूसरा कौन सा बेटे, दूसरा होगा एंडोपैरासाइट। जैसा नाम से साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि एक्टोपैरासाइट का मतलब है ऐसा पैरासाइट जो किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर रहे और एंडोपैरासाइट का मतलब जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहे। यहां पर दिए गए दोनों एग्जांपल में एक कैस्केटा रिफ्लेक्सा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं यहां पर क्या, अमरबेल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। तो अमरबेल नाम का ये प्लांट एक क्या है, प्लांट पैरासाइट है, खुद भी प्लांट है और पैरासाइट भी प्लांट के ऊपर है। वहीं बात करें टेपवॉर्म, तो टेपवॉर्म क्या होता है, फीता कृमि बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे को जानते होंगे, फीता कृमि इसको बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है टीनिया। ठीक है, 2 तरीके की स्पीशीज होती हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सजिनेटा। ठीक है, लेकिन आप 10th क्लास के लेवल पर सिर्फ इतना याद रखिए, टीनिया। ये एक एंडोपैरासाइट है, ये एंडोपैरासाइट होता है और ये एंडोपैरासाइट बड़े लोगों के बॉडी में हो जाता है। ऐसे लोग जो जनरली, ऐसा देखा जाता है कि जो जनरली ऐसे जानवरों का मीट खाते हैं जो जानवर स्लम एरिया के अंदर रहते हैं। ठीक है, जो जानवर स्लम एरिया के अंदर रहते हैं, ऐसे जानवरों के मीट खा लेने की वजह से इनको ये समस्या हो जाती है। मतलब ये जब मीट में प्रेजेंट होते हैं इसके अंडे, और जैसे ही कोई खा लेता है इसको तो उसके मीट के जरिए उसकी बॉडी पहुंच जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं और ऑर्गेन्स रिलीज हो जाता है और बॉडी के अंदर ये ऑर्गेन्स अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑर्गेन्स का नाम होता है टीनिया, दैट इज टेपवॉर्म। आगे बात करें, द लास्ट न्यूट्रिशन वी हैव, इट्स होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ये बिल्कुल सेप्रोफाइट का उल्टा है। सेप्रोफाइट का किस तरीके से उल्टा है कि सेप्रोफाइट ने अपने फूड को बॉडी से बाहर डाइजेस्ट किया, देन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे, देन उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो इट मींस डाइजेशन की साइट का सीक्वेंस, पोजीशन देखी जाए
तो इसमें डाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है। इसमें डाइजेशन कैसे बेटा, डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली। तो इसमें कैसा डाइजेशन हो गया, एक्सटर्नल डाइजेशन हो गया बेटा। इसमें कैसा डाइजेशन है, एक्सटर्नल डाइजेशन। वहीं बात करें किसकी, यही बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो इसमें कैसा डाइजेशन होगा, इसमें होगा इंटरनल डाइजेशन। इट मींस ऑर्गेनिज्म का पहला मोटिव होता है कि फूड को इंजेस्ट करे, देन उसको डाइजेस्ट करे, देन एब्जॉर्ब करे। तो सीक्वेंस एक देखा जाए तो पहले इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन। लेकिन वही सीक्वेंस हम यहां पर देखें किसमें, किसमें, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में, तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। पहले क्या होगा, पहले होगा डाइजेशन, देन इंजेशन और उसके बाद एब्जॉर्प्शन, देन इंजेशन और देन एब्जॉर्प्शन। इंजेशन का मतलब होता है फूड पार्टिकल का बॉडी में एंटर कराना। तो यहां पर पहले वो डाइजेस्ट करेंगे फूड को, देन उसको इंजेस्ट करेंगे, लेकिन यहां पर पहले वो फूड को बॉडी में एंटर कराएंगे, देन उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है हेटेरोट्रॉफिक के इन सभी न्यूट्रिशन के बीच में। यदि बात करें होलोजोइक की, तो होलोजोइक बेटा किस बेस पर, कि फूड सोर्स क्या है, इस फूड सोर्स के बेस पर तीन तरीके का न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर भी होता है। एक्चुअली होलोजोइक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके का फूड खा रहे हैं, यदि वो प्लांट डिराइव्ड फूड खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हर्बीवोर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, हर्बीवोर कहेंगे। वहीं बात करें कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म जिस फूड को खा रहा है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का फ्लैश है, किसी दूसरे जानवर का फ्लैश मतलब मांस है, गोश्त है, तो ऐसी सिचुएशन में इस न्यूट्रिशन को हम कार्निवोर न्यूट्रिशन या कार्निवोर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जो न्यूट्रिशन इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा पूरा किया जा रहा है। या एनिमल का नाम होगा कार्निवोर और न्यूट्रिशन का नाम होगा कार्निवोरस न्यूट्रिशन। ठीक है, ओके। एंड यदि दोनों के दोनों फूड को खाने लगे, इट मींस कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो प्लांट डिराइव्ड फूड भी खा लेते हैं और दूसरे जानवरों को भी खा लेते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑमनीवोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑमनीवोर। ठीक है, जैसे क्या, हर्बीवोर जो सिर्फ और सिर्फ कैसे है, शाकाहारी है, वेजिटेरियन है ना, ऐसा बोल सकते हैं। कार्निवोर कौन से, मांसाहारी है। और ऑमनीवोर सर्वाहारी है, मतलब सब कुछ खा लेते हैं, मतलब प्लांट डिराइव्ड फूड भी खा लेते हैं और कहीं तो दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑमनीवोर कहते हैं। ठीक है, सो हर्बीवोर, कार्निवोर और ऑमनीवोर। ठीक है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ऑमनीवोर। इसके अलावा बेटा और तरीके के न्यूट्रिशन भी हैं जिसमें नेचर ऑफ फूड को और अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए एक न्यूट्रिशन होता है कॉप्रोफिलस। ठीक है, न्यूट्रिशन होलोजोइक के अंदर एक और होता है, दैट इज नोन एज कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म यदि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट खा ले, एक्सक्रीटा खा ले, तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम कॉप्रोफिलस कहते हैं। इस तरीके की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की न्यूट्रिशन को हम कॉप्रोफिलस न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए। अब बात करते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कौन से थे, ये हमने पढ़ लिए। इसमें एग्जांपल्स देखिए, आपको बहुत प्यारा एग्जांपल यहां दिया हुआ है। ये प्यारा सा एग्जांपल किसका है, ये प्यारा सा एग्जांपल है पैरासाइट का, एक फंजाई का। ठीक है, आपके सामने इस सैप्रोफाइट के अंदर एग्जांपल किसका दिया हुआ है, ये पैरासाइट का एग्जांपल है, एक सैप्रोफाइट का एग्जांपल है। जो आप देख रहे हैं कि डेड डिकेड ट्विग्स, जो पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, उसमें ग्रो कर जाता है। ठीक है, गांव की भाषा में आप जानते हो, कुछ बच्चे से ऐसे भी होंगे जो हमारे लेक्चर देख गांव से बिलोंग कर रहे हैं, सांप की छतरी बोल देते हैं ना, इसको सांप की छतरी बोल देते हैं। एक्चुअली क्या, ये अपने आप में एक फंजाई है। ठीक है, ये क्या है, फंजाई। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या समझा, एक ऑर्गेनिज्म, the organisms feed by ingesting the solid food, solid organic matter which is then digested। पहले क्या करेगा, इसको ingest करेगा और then उसको क्या करेगा, digest करेगा। पहले ingest and then digest। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है, ह्यूमन एग्जांपल है, और एग्जांपल मैंने आपको इसके टाइप्स बता दिए, हर्बीवोर, ऑमनीवोर और कार्निवोर। वही बात करें किसकी, बात करें सैप्रोफाइट की, तो इसके बारे में हमने एग्जांपल क्या बताया था, इसके एग्जांपल में हमने बताया फंजाई और कुछ बैक्टीरिया। सैप्रोफाइट के अंदर फंजाई और बैक्टीरिया। वहीं बात की पैरासाइट की, तो पैरासाइट के अंदर कैस्केटा और टेपवॉर्म, जिसका एग्जांपल एक एक्टोपैरासाइट और दूसरा एंडोपैरासाइट। चलिए बात करते हैं पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। सामने चल रही एक जो एनिमेशन है, इस एनिमेशन के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि अमीबा किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अमीबा को न्यूट्रिशन परफॉर्म करने के लिए यहां पर आप देख रहे हैं कि एक कप शेप ऑर्गन यहां बन रहा है। देख रहे हैं आप, ये कप शेप ऑर्गन बन रहा है, कप शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर स्यूडोपोडिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये फूड को इंगल्फ कराने के साथ साथ अमीबा की हेल्प करता है लोकोमोशन के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, द वर्ड स्यूडोपोडिया, द वर्ड स्यूडोपोडिया मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
फॉल्स फीट, स्यूडो शब्द का मतलब होता है नकली, झूठे, और पोडिया मतलब फीट, पैर। तो फॉल्स फीट इसको कहा गया है, स्यूडोपोडिया कहा गया है। तो मींस अमीबा के पास नकली या झूठे पैर होते हैं, जिन पैरों के जरिए ये क्या करेगा, फूड की तरफ अप्रोच करेगा, फूड को इंगल्फ करेगा, देन उसको डाइजेस्ट करेगा। अब आपसे सवाल ये है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, यदि अमीबा पहले फूड को इंजेस्ट करेगा देन उसको डाइजेस्ट करेगा तो न्यूट्रिशन कौन सा है? ठीक है, इट मींस व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा न्यूट्रिशन अमीबा के पास, अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। ठीक है, सो एक्सपेक्ट करता हूं कि सारे बच्चे इसका सही जवाब देंगे। ठीक है, सो इसका सही जवाब आपकी पिछली स्लाइड में से ही कोई एक आंसर होगा, कोई पिछली स्लाइड में से एक आपका जवाब इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, कोई कौन सा इसका आंसर होगा कि कौन सा न्यूट्रिशन अमीबा के पास होता है। ठीक है, चलिए आगे डायग्राम के अंदर आपको सिक्वेंशियल ये चीजें दिखाई गई हैं रोक रोक करके कि क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहली बात, अमीबा ने देखिए इस फूड को एक कप शेप ऑर्गन यहां बनाया और इस कप शेप ऑर्गन के जरिए फूड को इंगल्फ करने की कोशिश की। फूड की इस एंट्री को हमने क्या कहा, इंजेक्शन कहा। फूड की इस एंट्री को क्या कहा बेटा, इंजेक्शन कहा। इसके बाद अब होता क्या है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से सुनिएगा बात को। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई परमानेंट स्टमक नहीं होता। तो फूड की एंट्री जिस वैक्यूल के अंदर होती है वही इसके लिए किसकी तरह बिहेव करता है, स्टमक की तरह। और इस टेम्पररी स्टमक को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इस टेम्पररी स्टमक को ही हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। इसी टेम्पररी स्टमक को हम क्या बोल रहे हैं, फूड वैक्यूल बोल रहे हैं। अब जब डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो मैं इस डायग्राम को एक इलैबोरेटेड फॉर्म दे रहा हूं यहां पर। सो लेट्स सपोज कंसीडर दिस डायग्राम एज ऑफ अमीबा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा इसमें, अब सपोज कीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फूड पार्टिकल, ये यहां पर हमारे पास फूड पार्टिकल है और इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या है हमारे पास, ये है वैक्यूल। तो क्या होगा, अमीबा अपने साइटोप्लाज्म से इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम को रिलीज करेगा और एंजाइम को रिलीज कर देने के बाद देख रहे हैं आप, फूड क्या होगा बेटा, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा। फूड का इसी तरीके से छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड होना ही किस प्रोसेस के नाम से आया बेटा, डाइजेशन। सो डाइजेशन शब्द का मतलब क्या हुआ, डाइजेशन शब्द का मतलब होगा ब्रेकिंग ऑफ complex compound into more simple and soluble form। ठीक है, more simple and soluble form में इसका क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेस्ट हो जाने के बाद फूड क्या बेटा वापस साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो फूड का अब साइटोप्लाज्म के अंदर डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है वो इजेशन वाली प्रोसेस के जरिए बॉडी से बाहर हो जाएगा। सो व्हाट इज एसिमिलेशन, तो बेटा एब्जॉर्ब होने के बाद फूड का यूज 3 अलग अलग प्रोसेस के अंदर होता है। फूड का यूज हो सकता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, फूड का यूज हो सकता है बॉडी ग्रोथ के लिए और फूड का यूज हो सकता है बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इन तमाम इस्तेमाल के लिए या इन तमाम कामों के लिए इस न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट का यूज करना ही क्या है, एसिमिलेशन। यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को यूज करना ही क्या है, एसिमिलेशन। ठीक है, उम्मीद है कि अमीबा के अंदर का न्यूट्रिशन आप समझ पाए हैं। अमीबा अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको छोड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाएगी और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पीछे छोड़ते हुए आगे जब निकलती है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। इजेशन बोलिए या फिर डीफिशिएशन बोलिए। ठीक है, एक वर्ड आता है ना फीसिस, सो डीफिकेशन इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, डीफिकेशन, ठीक है, दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को रिमूव करना ही क्या है, डीफिकेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन के अंदर का न्यूट्रिशन। जैसा कि आप इस एनिमेशन के अंदर देख पा रहे होंगे कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन जो होता है या फिर न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसा है बेटा, ये न्यूट्रिशन है होलोजोइक। क्यों होलोजोइक, इसका रीजन आप जानते हैं। होलोजोइक इस वजह से क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फूड को इंजेस्ट करते हैं देन उसको डाइजेस्ट करते हैं। फूड का इंजेक्शन होने के बाद यदि कोई ऑर्गेनिज्म फूड को डाइजेस्ट करता है बॉडी के इंटरनल, बॉडी के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में न्यूट्रिशन कौन सा कहा जाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। सो ह्यूमन हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन।
सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन के पास एक डेडिकेटेड सेट ऑफ ऑर्गन्स होता है। सेट ऑफ ऑर्गन को हम सिस्टम बोलते हैं, और यहां पर न्यूट्रिशन के काम को करने के लिए जो सेट ऑफ ऑर्गन काम करता है हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट हैं या दो पार्ट्स में इन सभी ऑर्गन्स को हम डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से? एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला कंपोनेंट कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो ये दो कंपोनेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। यदि हम फोकस करें किसके ऊपर? एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या बेटा? एक लॉन्ग पैसेज, एक लंबा पैसेज है जिसके थ्रू फूड की एंट्री होगी और फूड बॉडी को रिलीव क्या करेगा? छोड़ के जाएगा। तो इस पूरे पाथवे को ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एक और नाम इसको देते हैं, और वो नाम क्या है? वो नाम है गट। ठीक है, इसको ही हम क्या नाम देते हैं? गट। सो लॉन्ग पैसेज इनसाइड योर बॉडी जिसके थ्रू फूड आपकी बॉडी के अलोंग मूव करेगा फ्रॉम द माउथ। माउथ मीन्स द पोर और द ओपनिंग थ्रू विच फूड इज एंटरिंग इनसाइड बॉडी। शरीर के अंदर फूड की एंट्री जिस ओपनिंग से होती है उसी ओपनिंग को क्या कहा गया? माउथ। टू द ओपनिंग वेयर इट लीव्स योर बॉडी एज वेस्ट, और इस ओपनिंग से लेकर के, माउथ से लेकर के उस ओपनिंग तक, जिस ओपनिंग के जरिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी को छोड़ के जाएगा, उस ओपनिंग तक के रास्ते को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इस ओपनिंग के बीच के रास्ते को किसको क्या बोला? एलिमेंट्री कैनाल। कहां से कहा बेटा? माउथ से लेकर के टू द पॉइंट वेयर इट लीव्स योर बॉडी एज वेस्ट। और इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम होगा ओपनिंग वेयर इट लीव्स। ओपनिंग वेयर इट लीव्स, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस ओपनिंग इज नोन एज एनस, मल द्वार। ठीक बेटा, इसको क्या कहेंगे हम? मल द्वार बोलेंगे। ठीक है, मल द्वार। ठीक है, सो ये क्या है? ये वो ओपनिंग है जिसके जरिए फूड हमारी बॉडी को छोड़ करके जाए। ठीक है, चलिए, फूड का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ पर बात की जाए कि इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का फ्लो क्या है, तो ध्यान रखिए बेटा, ये अच्छा एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एमसीक्यू के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एक करेक्ट फ्लो पहचानना होता है। इस करेक्ट फ्लो के अंदर आपको जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से क्या बेटा? माउथ से बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फेरिंक्स। बेटा फेरिंक्स के बारे में याद रखिए, फेरिंक्स इज द जंक्शन जहां जिस जंक्शन के थ्रू एयर और फूड दोनों ही फ्लो होते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं, एक समय पर कोई एक। ठीक है, सो फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एज वेल एज एयर। एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन पैसेज का नाम क्या है? फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद क्या होता है? रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। एक रास्ता सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए होता है जिसको विंड पाइप बोल रहे हैं, और एक रास्ता किसके लिए? फूड के लिए होता है जिसको ईसोफेगस कह रहे हैं, मतलब फूड पाइप कह रहे हैं। वही बात करें, इस ईसोफेगस के जरिए ये सारा फूड अब कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर जाएगा, हमारे आमाशय में जाएगा। इसके बाद ये फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन की एंड में एक ओपनिंग होगी जिस ओपनिंग के जरिए ये फूड अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी को छोड़ देगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एनस। ठीक है, चलिए, सो इस पूरे डायग्राम के अंदर आपको एलिमेंट्री कैनाल का फ्लो दिखा रखा है, एलिमेंट्री कैनाल दिखा रखी है। जो एलिमेंट्री कैनाल बेटा स्टार्ट कहां से हो रही है? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रही है माउथ से एंड एंड्स एट दिस ओपनिंग इज नोन एज एनस। इसी ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? एनस बोल रहे हैं। ठीक है, सो फ्लो आप याद रखेंगे एलिमेंट्री कैनाल का, कि एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो फूड पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से फ्लो होंगे। ठीक है, अब इस फ्लो के दौरान हम समझेंगे कि डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा। डाइजेशन का प्रोसेस इस फ्लो के दौरान कैसे होगा, यही चीज अब हमें समझना। तो सबसे पहले हम समझते बेटा किसके बारे में? माउथ के बारे में। ठीक है, सो माउथ क्या बेटा? ये है एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग। एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग क्या बेटा? एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग ही है क्या? माउथ, जिसको दिखाया क्या? दैट इज गार्डेड बाय अ पेयर ऑफ लिप्स। दैट इज गार्डेड बाय अ पेयर ऑफ लिप्स। ठीक है, जिसके पास दो पेयर क्या होता है? एक जोड़ा होंठों का होता है, अपर लिप, लोअर लिप। ठीक है, वही बात करें अगला, माउथ के बाद एक कैविटी स्टार्ट होती है, दैट कैविटी इज नोन एज बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। फर्स्ट कैविटी है, ठीक है, पहली कैविटी है किसके? एलिमेंट्री कैनाल की। क्या क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर बेटा टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड।
बक्कल कैविटी में डाइजेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन। हम क्या कह सकते हो ना, फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन भी इसको हम कह सकते हैं, फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन शुरू यहीं से होता है, डाइजेशन की शुरुआत बक्कल कैविटी से ही होती है। सो इट इज द फर्स्ट साइट जहां से फूड का डाइजेशन शुरू होता है। आगे फर्स्ट कैविटी बेटा एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर क्या क्या मौजूद है, टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये तीनों चीजों से लैस होते हैं। दांत होते हैं, एक जीभ होती है और कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, लार ग्रंथि होती है, ठीक है। यहां पर फूड को बेटा चबाया जाता है और इसको मिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ, ठीक है। बक्कल कैविटी में वो जगह है जहां पर फूड को क्या किया जाता है, पीसा जाता है। पीसने से क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो पीसने मतलब डाइजेशन के लिए जिन चीजों का डाइजेशन हो रहा है उन चीजों का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, और सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ही फूड को चबाया जाता है, ठीक है। सो इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या समझा आपने, नहीं समझा। बक्कल कैविटी इज द साइट ऑफ फर्स्ट डाइजेशन, पहली बार डाइजेशन यही होगा, ठीक है, द फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन। इसके अलावा ये फर्स्ट कैविटी एलिमेंट्री कैनाल की, कैविटी का मतलब खाली जगह, जिस खाली जगह के अंदर कोई चीज स्टोर हो सकती है फॉर ए टेम्परेरी टाइम। तो एक पहली कैविटी एलिमेंट्री कैनाल की, जो किस से लैस है, दांतों से, जीभ से और किससे, लार ग्रंथि से, सैलिवरी ग्लैंड से लैस है। फूड इसके अंदर चबाया जाएगा और सलाइवा के साथ मिक्स किया जाएगा। बेटा याद रखेंगे, जब भी फूड को हम सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, जब भी हम सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, तो इस मिक्स्ड फूड को हम क्या कहते हैं, इस मिक्स्ड फूड को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलस, ठीक है। इज दैट क्लियर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, बोलस कहते हैं, ठीक है। चल, सो वी आर डन विद द माउथ एंड बक्कल कैविटी, कमिंग टुवर्ड्स द टीथ। बेटा बक्कल कैविटी में तीन चीजें थी, उन तीन चीजों में पहली क्या, टीथ। क्या बेटा, ये कैल्शियस प्रोजेक्शन है, कैल्शियम की भरी हुई प्रोजेक्शन है जो जॉ से निकलती है। जॉ मतलब जबड़े से निकले बाहर है, जो कैल्शियम फॉस्फेट है। हमारे दांतों के पास तीन प्रॉपर्टी बेटा, तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी बेटा थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है, थीकोडॉन्ट का मतलब होता है कि हमारे दांत जो होते हैं ये कैसे हैं, ये सॉकेट्स में प्लग, ठीक है, प्लग्ड इनसाइड द सॉकेट ऑफ गम्स, प्लग्ड इनसाइड द सॉकेट ऑफ गम्स। सो प्लग्ड इनसाइड सॉकेट ऑफ गम्स, ठीक है। मसूड़ों के सॉकेट में क्या होता है बेटा, प्लग्ड हो। गम्स यहाँ पर गोंद नहीं है, गम यहाँ पर क्या है, मसूड़े, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हेटेरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट का मतलब क्या होता है कि सारे दांत हमारे एक जैसे नहीं होते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर पे और अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करने वाले दांत। हेटेरोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट के पीछे पे देखा जाए तो हमारे पास कितने तरीके के दांत होते हैं, हमारे पास 4 तरीके के दांत होते हैं। कौन कौन से, द फर्स्ट वन जो पहले दांत है उनका नाम बेटा इंसीजर, ठीक है। क्या नाम है इनका बेटा, इंसीजर। दूसरे जो दांत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कैनाइन। दूसरे तरीके के दांत कौन से, कैनाइन। तीसरे दांत है प्रीमोलर, जब तीसरे प्रकार के दांत है प्रीमोलर, और चौथे प्रकार के दांत है बेटा मोलर, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आता है ना मोलर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर मोलर है बेटा। इंसीजर, टोटल 32 दांत जो होते हैं उनमें से इंसीजर कितने हैं, तो इंसीजर होते हैं हमारे करीब करीब कितने, 8, ठीक है। जिसमें यदि हम पिछली वाली स्लाइड पे जाएं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हो गया बेटा अपर जॉ और ये नीचे हो गया लोअर जॉ। इस अपर जॉ का भी मैं यदि हाफ पोर्शन देखूं तो इस हाफ पोर्शन में 2 है हमारे पास, कौन से बेटा, 2 है इंसीजर, 1 है कैनाइन। तो 2 इंसीजर इधर हो गए, 2 इंसीजर इधर, 2 इंसीजर इधर, तो टोटल इंसीजर के नंबर हो गए कितने, वेरी गुड, कितने, 8, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ इंसीजर हो गए 8। एक कैनाइन इधर, एक कैनाइन यहाँ पर, एक कैनाइन इधर, एक कैनाइन यहाँ पर, इधर, इस तरीके से। ये लाइन मैंने गलत निकाल दी, हाँ। तो एक कैनाइन ये वाला हो गया और एक कैनाइन यहाँ पर ये वाला हो गया। इसके अलावा एक कैनाइन यहाँ, एक कैनाइन यहाँ, टोटल नंबर ऑफ कैनाइन हो जाते हैं 4, ठीक है। चलिए तो अगली वाली स्लाइड पे हम इसका सारा अकाउंट लिखें। तो बेटा हाफ पोर्शन में, अपर जॉ के हाफ पोर्शन में 2 इंसीजर, अपर जॉ के हाफ पोर्शन में 1 कैनाइन, अपर जॉ के हाफ पोर्शन में 2 प्रीमोलर, अपर जॉ के उसी हाफ पोर्शन में 3 मोलर। तो इस तरीके से अपर जॉ के हाफ पोर्शन में टोटल दांत कितने हुए, जोड़ दीजिए सभी को, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। तो इसका मतलब ऊपर वाले जबड़े के आधे पोर्शन में 8, तो ऊपर वाले जबड़े के आधे पोर्शन में यदि 8 तो पूरे पोर्शन में हो गए 16।
16 ऊपर। अब देखते हैं ये तो हो गए अपर जॉ। अब इस लाइन के नीचे मैं लिख रहा हूं लोअर जॉ के हाफ पोर्शन में टीथ की जो नंबर है, तो कितना नंबर है? लोअर जॉ के हाफ पोर्शन में 2 अगेन इंसीजर होंगे, 1 कैनाइन होगा हाफ पोर्शन में, 2 प्रीमोलर होंगे और 3 मोलर होंगे। ठीक है, 3 क्या होंगे? मोलर होंगे। ठीक है, सो टोटल ऊपर की तरफ दांत हो गए 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 दांत हो गए ऊपर के जबड़े के आधे पार्ट में। नीचे वाले जबड़े के आधे भाग में 2 और 1 3 2 5 और 3 8 दांत हो गए नीचे वाले जबड़े के आधे भाग में। तो ऊपर वाले आधे भाग में 8 तो पूरे भाग में 16, नीचे वाले जबड़े के आधे भाग में 8 तो पूरे भाग में 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे। इस तरीके से टोटल हमारे 32 दांत का ये अकाउंट लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ को हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। सो कितना है डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन का? 2123 अपॉन 2123। ठीक है, अब इसको कैंसिल नहीं करना है, अपॉन बोल दिया तो भाई कैंसिल कर देंगे, बंद हो जाएगा। नहीं, ये अपने आप में नंबर ऑफ टीथ है, टाइप्स एंड नंबर ऑफ टीथ। कौन से दांत कितने प्रकार, मतलब कितने प्रकार के दांत हैं और किस प्रकार की कितनी संख्या है हमारे हर ऊपर और नीचे दोनों जबड़े के आधे आधे पोर्शन। ठीक है, चलिए दांत का एक बहुत अच्छा डायग्राम आपको दिया गया है। दांत की सबसे ऊपर वाली जो कोटिंग होती है दैट इज नोन एज एनिमल, और एनिमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑफ ह्यूमन बॉडी। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? एनिमल। दांतों का एनिमल सबसे हार्डेस्ट है। एनिमल के नीचे की तरफ क्या होती है? डेंटाइन होती है, ये एनिमल की तरह हार्ड नहीं होती है। उसके अंदर की तरफ पल्प कैविटी होती है। पल्प कैविटी के अंदर होती है क्या? ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है। पल्प कैविटी में क्या होगा बेटा? पल्प कैविटी में यहाँ पर ब्लड सप्लाई होगी। क्या होगी? ब्लड सप्लाई होगी। और ब्लड सप्लाई के अलावा क्या होगा बेटा? नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना क्या आपके दांतों में झंझनाहट है इस तरीके से, है ना? तो सेंसोडाइन बोलते हैं, सेंसोडाइन दांतों की जड़ों तक जा करके उनकी नसों को सुन्न करता है, ऐसा कुछ करके बोलते हैं। ऐसा इस वजह से होता है कि कभी कभी हमारे दांत करोड़ जब हो जाते हैं तो दांतों के अंदर ऐसी कैविटी बन जाती है, स्पेस बन जाता है, और इस स्पेस के जरिए जो भी हम खाना खा रहे हैं वो ठंडा गर्म सीधा पल्प कैविटी में मौजूद नर्व सप्लाई पे लगता है। तो ठंडा गर्म क्या करता है? झंझनाहट देता है। ये झंझनाहट से राहत पाने के लिए वो ऐड दिखाते हैं। सो इस कैविटी से बचने के लिए, कैविटी बनाता कौन है? तो इस कैविटी के पीछे किसका हाथ है भैया? एसिड का। तो कैसे भी करके हमें अपने माउथ में एसिड नहीं बनने देना है। एसिड कौन बनाता है? मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए क्या बनाएंगे? फूड, मतलब फूड को एनारोबिकली डाइजेस्ट करेंगे, और एनारोबिकली डाइजेस्ट करने के बाद क्या बनाएंगे? यहाँ पर एसिड बना लेते हैं, जिससे दांत करोड़ हो जाते हैं। कैविटी का ठंडा गर्म सीधा लगने लगता है, और इसकी समस्या क्या होती है? समस्या यही दांतों में झंझनाहट। ठीक है, सो इसी समस्या को क्या बोलते हैं? डेंटल कैरी। तो दांतों के अंदर पहला फीचर थीकोडॉन्ट, दूसरा फीचर हेट्रोडॉन्ट, और अगला पहला थीकोडॉन्ट, दूसरा हेट्रोडॉन्ट का क्या काम करते हैं? हेल्प्स इन च्यूइंग। इसके अलावा एक फीचर और होता है, और वो एक फीचर क्या होता है? वो एक फीचर है डायफायोडॉन्ट, जिसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में दांत 2 बार आते हैं। ठीक है, इंसान के जीवन में दांत 2 बार आते हैं, और दांतों का 2 बार आना किस नाम से जाना जाता है? डायफायोडॉन्ट के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं अगली चीज, क्या? टंग की, जीभ की। क्या दिया है? मस्कुलर लिंग्विस्टिक ऑर्गन, मतलब मशक का बना हुआ एक ऐसा ऑर्गन जो लैंग्वेज, मतलब हमारी भाषा बनाता है, हमारी आवाज को शब्दों का रूप देता है। उसी का नाम क्या है? टंग। क्या काम करता है? रिसीव सेंसेशन ऑफ टेस्ट। कैसा खाना खा रहे हैं, खाने का स्वाद कैसा है, इस स्वाद का अनुभव हमें किसकी वजह से मिल पाता है? टंग की वजह से, जीभ की वजह से। तो आगे बात करें, जीभ करती क्या बेटा? ये फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फूड को जब सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो क्या होगा? फूड का नाम चेंज हो जाता है। करेक्ट, क्या नाम बन जाता है? बोलस। ठीक है, करेक्ट नाम बन जाता है बोलस। आगे ये और क्या काम करते हैं बेटा? जब दांतों के बीच में खाने को चबाया जाता है, जब दांत ऐसे दबते हैं तो उसके बीच में जो खाना होता है वो इधर और इधर निकल जाता है। जीभ क्या काम करती है? उसको वापस इकट्ठा करके फिर से दांतों के नीचे बैठा देती है, ताकि इसको और दूसरी बार पीसा जा सके। दूसरी बार निकलेगा, फिर तीसरी बार पीसने के लिए फिर से दांतों के नीचे शिफ्ट करेगी। तो ये बार बार फूड को क्या करती है? दांतों के बीच में उठा कर, क्या लिखा है? पुट फूड ड्यूरिंग च्यूइंग अंडर जॉ। अगेन एंड अगेन, बार बार ये जबड़ों के नीचे क्या करती है? फूड को चबाए जाने के लिए क्या करती है? बार बार उसके अंदर रखती है। ठीक है, तो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगी, हमारे
आवाज को, भाषा का रूप देगी और इसके साथ साथ खाने को बार बार जबड़ों के नीचे ट्रांसफर करेगी सो दैट खाने को चबाया जा सके। ठीक है, यही तो वजह रहता है ना, कभी कभी खाते खाते जीभ कट जाती है। जीभ क्यों कट जाती है? क्योंकि एक्चुअली वो जीभ को बार बार खाने को जीभ दांतों के नीचे करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होते हैं किसी चीज में, किसी चीज में एंगेज होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जीभ हट नहीं पाई और जॉ दब गए अचानक से, तो क्या होगा? जीभ कट जाती है ना। चलिए, जीभ के पास बेटा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के रिसेप्टर होते हैं। जैसे जीभ के सबसे इंटीरियर पार्ट में जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे रिसीव द सेंसेशन ऑफ स्वीटनेस, मीठा स्वाद रिसीव करती हैं। ठीक है, इसके अलावा साइड में जो होता है सॉल्टी नमकीन स्वाद और खट्टे स्वाद को रिसीव करती है। बीच में जो एरिया होता है किसी तरीके के स्वाद को रिसीव नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट बड्स होती हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब थोड़ा सा अमेजिंग नॉलेज बोल सकते हैं, फन फैक्ट है, इंटरेस्टिंग टू नो। क्या कि बीच में जो रिसेप्टर होते हैं वो उमामी रिसेप्टर्स होते हैं, उमामी टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। उमामी जो वर्ड है जापानीज वर्ड है बेटा। उमामी किसका वर्ड बेटा? ये जापानीज वर्ड है, जिस वर्ड का मतलब होता है डिलीशियस। ठीक है, स्वादिष्ट। तो ये जो टेस्ट बड्स होती हैं, ये जब खाना खाते समय स्टिमुलेट होती है, तो जो खाना हम खा रहे हैं उसको और ज्यादा स्वादिष्ट बना देती है। स्वादिष्ट बनाने का मतलब उसमें और ज्यादा नमक मिर्च मसाले नहीं डाल देती है। जो सेंसेशन ऑफ टेस्ट है ना, उसके हो सकते हैं परसेप्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है, खाना और ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है। ठीक है, सो चाइनीज फूड जो होते हैं ना, उसमें कुछ चीजें डाली जाती है, जैसे कि जाता है ना, होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, अजीनोमोटो कहा जाता है। तो अजीनोमोटो क्या करता है? उमामी टेस्ट रिसेप्टर्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिससे खाना और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है ना चाइनीज फूड स्वादिष्ट। वो इसी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर पड़े हुए इंग्रेडिएंट हमारे उमामी टेस्ट रिसेप्टर्स को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टंग। बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स की। ठीक है, एक बहुत खूबसूरत डायग्राम आपके सामने सैलिवरी ग्लैंड की पोजीशन बताई है बेटा। एक कान के नीचे प्रेजेंट होगी, इसको बोल रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड। एक जबड़े के नीचे की तरफ सबमैंडिबुलर, और एक जीभ के नीचे कौन सा? सबलिंगुअल। इस तरीके से हमारे पास तीन जोड़े होते हैं, एक इस कान के पास, एक इस कान के पास, एक इस जबड़े के पास, और एक जब टॉन्सिल इसको बोल देते हैं, टॉन्सिल के पास, मतलब बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि टॉन्सिल निकला है इधर की तरफ। ठीक है, हालांकि टॉन्सिल बकल कैविटी में अंदर होते हैं, लेकिन लैंग्वेज की कंडीशन हम बोल देते हैं टॉन्सिल। तो एक ग्लैंड यहाँ, एक ग्लैंड यहाँ, तो एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर जीभ के नीचे होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सबलिंगुअल। लिंगुअल शब्द का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज बनाने वाले ऑर्गन, मतलब यहाँ पे जीभ होगी और जीभ के जस्ट नीचे की तरफ ये ग्लैंड प्रेजेंट होगा। सो वी हैव 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। क्या करेगी? ये बेटा सलाइवा बनाएगी एंड एम्प्टी इट इनटू योर माउथ थ्रू ओपनिंग। बेटा डक्ट के थ्रू हमारी बक्कल कैविटी में ये सैलिवरी ग्लैंड अपने सिक्रीशन, जिसका नाम क्या है? सलाइवा को पोर करेंगे, सलाइवा को डिलीवर करेंगे। सलाइवा क्या करेगा? फूड को स्वेलो और चबाने में मदद करेगा। स्वेलो का मतलब जो हमारा सलाइवा है, इसमें म्यूसिन नाम का कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। म्यूसिन फूड को स्लिपरी बना देता है, इस कदर चिकना बना देता है या फिसलनदार बना देता है कि वो निगलना उसका आसान होता है। जैसे हम खाने को निकलते हैं, फिसलता हुआ स्टमक फूड पाइप से कहाँ पहुंच जाता है? स्टमक तक पहुंच जाता है। तो सलाइवा हमारे फूड के स्वेलिंग प्रोसेस को आसान कर देता है। इसके अलावा बेटा सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। उस लाइसोजाइम की वजह से फूड के अंदर यदि कोई इन्फेक्टिंग पार्टिकल है, बॉडी को इन्फेक्ट करने वाला कोई पार्टिकल है, कोई पैथोजन है, तो उसको भी वो क्या कर देता है? किल कर देता है। इट कैन आल्सो हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन as it have lysozyme as it have lysozyme enzyme lysozyme। ठीक है, ये क्या करता है? बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रेक होगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है ना। तो गांव में अभी भी बहुत सारे लोगों को, मतलब जो पुराने लोग होते हैं ना, वो इस तरीके का ट्रीटमेंट बताते हैं कि यदि किसी को दाद खाज खुजली होती है तो इट साउंड्स क्रीपी, आई नो, ठीक है, थोड़ा सा सोचने में घिनौना लगता है, लेकिन एक बोलते हैं घरेलू इलाज बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि सुबह के समय अपने उठते समय ही आपने अपना सलाइवा खुद अपने फेस पर लगा लीजिए। वहां से यदि निकलते हैं, दांत खाज खुजली होती है, तो इस पे आप सलाइवा सुबह उठ करके सलाइवा लगा लीजिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि सलाइवा के अंदर क्या मौजूद है? सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम है, और यदि किसी तरीके का कोई स्किन इन्फेक्शन है तो स्किन इन्फेक्शन में मौजूद पैथोजन को क्या कर देगा? किल कर देगा एंड आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ, ठीक है, आई नो इट साउंड्स क्रीपी। इसके अलावा बात करें तो इसमें हमने दो, अभी तक मैंने कितने कंपोनेंट बताए? म्यूसिन जो फूड को स्लिपरी बनाता है, लाइसोजाइम जो इसके अंदर मौजूद पैथोजन को किल करता है, इसके साथ साथ इसमें मौजूद होता है सैलिवरी माइलेज जो क्या करेगा? ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक करेगा। बेटा ध्यान रखें, मैंने आपको बताया बफर कैविटी इज द फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन। ऐसा इस वजह से क्योंकि यही वो जगह है जहां से डाइजेशन शुरू हुआ, और ये तो डाइजेशन का एग्जांपल क्या कि यहाँ पर रिलीज हुआ सैलिवरी माइलेज जो ब्रेक करेगा कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर। इट्स सो इजी, कितना आसान है। ठीक है, चलिए, तो 3 ग्लैंड्स मैंने आपको इस डायग्राम के जरिए दिखाई है। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है।
सारे के सारे नोट्स एज इट इज पीडीएफ की फॉर्म में आप सभी को मिल जाएंगे। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना होगा, इतना सा काम करना है और सभी सॉफ्ट कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज पर फोकस रखिए, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर फोकस रखिए, क्लास पर फोकस रखिए और इसके बाद आपको जो पीडीएफ है वो सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस का मतलब फूड पाइप, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो किसको किससे कनेक्ट करती है बेटा? बक्कल कैविटी को, हमारे माउथ की बक्कल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करती है। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो हमारी जो ईसोफेगस की वॉल होती है वो फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है। ईसोफेगस की वॉल का इस तरीके से फैलना और सिकुड़ना फूड को धकेलता है स्टमक की तरफ। जब फूड को इस तरीके से प्रोपेल किया जाता है स्टमक की तरफ, तो फूड पाइप के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की इस वेव लाइक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टॉल्सिस बोलते हैं। तो क्या दिया हुआ है? When you swallow the food, the walls of the esophagus shows peristalsis. जो walls है esophagus की वो क्या शो करती हैं? पेरिस्टॉल्सिस शो करती है। आगे बेटा इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर मौजूद फूड के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ना तो सैलिवरी ग्लैंड के पास कोई, ना तो फूड पाइप के पास कोई ग्लैंड है और ना ही किसी ग्लैंड का इसके पास सिक्रीशन है। यही वजह है कि यहाँ पर मौजूद फूड क्या नहीं होगा? यहाँ पर मौजूद फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई food pipe is the site of no digestion. Buccal cavity was the site of first digestion, first site of digestion, while esophagus is the site of no digestion. यहाँ पे किसी तरीके की कोई पाचन क्रिया नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। स्टमक, तो स्टमक क्या बेटा? स्टमक है an important organ and the most dilated portion of the digestive system. सबसे ज्यादा फैला J shaped sac, ठीक है? ऐसा J शेप सैक है, तो इस तरीके से J शेप सैक, इस J शेप सैक के अंदर ही क्या होता है? फूड का डाइजेशन आगे होगा। और फूड में कौन सी चीज का डाइजेशन होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स का। कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन बक्कल कैविटी में हो चुका है, अब प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर शुरू। ठीक है, सो प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे क्या होगा? शुरू होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। सो डाइजेशन देखिए, डाइजेशन करने के लिए जो स्टमक है इसके पास बेटा क्या मौजूद है? इसके पास मौजूद है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या मौजूद है इसके पास? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है बेटा। क्या रिलीज करती है? स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। स्टमक की वॉल में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। गैस्ट्रिक जूस में बेटा 3 कंपोनेंट होते हैं। And what they are 3 components? These 3 components. First is mucus. पहला क्या होगा बेटा? mucus होगा। दूसरा होगा HCl और तीसरा होगा पेप्सिनोजन। तीसरा कौन सा होगा बेटा? पेप्सिनोजन। म्यूकस क्या काम करेगा? म्यूकस फूड को यहाँ पर डाइजेस्ट होने के लिए हेल्प करेगा। किस तरीके से हेल्प करेगा? ध्यान से समझेंगे। म्यूकस HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या अपने आप में? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड पेट की दीवार को जला सकता है। अब यदि पेट की दीवारों को जलने से ही बचाना है, क्योंकि HCl गैस्ट्रिक ग्लैंड का कंपोनेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन का कंपोनेंट है, तो HCl के कोरोजन इफेक्ट से यदि स्टमक को बचाना है तो म्यूकस इसको बचाती है। तो म्यूकस क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट करती है। इसको प्रोटेक्ट एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल को प्रोटेक्ट करती है। किससे? किससे प्रोटेक्ट करती है बेटा? करती है फ्रॉम HCl, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बेटा? ये पहली बात किल करता है माइक्रोब्स। यदि फूड के अंदर कोई माइक्रोब सैलिवरी अमाइलेज के एंजाइम से बच जाएगा ना, सॉरी सलाइवा के एंजाइम से बच जाएगा, ठीक है? मेकिंग करेक्शन ऑफ माय स्टेटमेंट क्या? कि सलाइवा के अंदर मौजूद एंजाइम से यदि कोई माइक्रोब बच जाएगा तो उस माइक्रोब को कौन किल करता है? HCl करता है। इसके अलावा और क्या करेगा बेटा? ये एसिडिक एटमॉस्फेयर देगा, एसिडिक एटमॉस्फेयर देगा, एसिडिक एटमॉस्फेयर देगा। किसके लिए? एसिडिक एटमॉस्फेयर देगा पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है बेटा। HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पेप्सिन फूड में मौजूद प्रोटीन्स को ब्रेक कर देता है पेप्टोन्स में। ठीक बेटा, प्रोटीन को अल्टीमेटली सबसे सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड में ब्रेक होना होता है, लेकिन पेप्सिन पहले प्रोटीन को छोटे प्रोटीन में ब्रेक करता है। प्रोटीन के बड़े प्रोटीन को छोटे प्रोटीन, बड़े प्रोटीन को नॉर्मली प्रोटीन कहा गया, जबकि छोटे प्रोटीन को पेप्टोन्स कहा गया।
ये जो पेप्टोन्स है ना, इनको डिराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना। डिराइव्ड मतलब प्रोटीन से बने हुए प्रोटीन, ठीक है। तो छोटे प्रोटीन। सो ये स्टमक के अंदर पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होगा। डाइजेशन के प्रोसेस में एक बार रिवाइज करें, क्या पढ़ा? स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। गैस्ट्रिक जूस में 3 सिक्रीशन, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन। म्यूकस HCl के कोरोसिव इफेक्ट से एब्डोमिनल वॉल को बचाएगा। वही बात करें कि स्टमक का मौजूद ये HCl ये क्या करेगा? माइक्रोब्स को किल करेगा, साथ ही साथ ये एसिडिक एटमॉस्फेयर देगा जिससे कि पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो सके एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पेप्सिन। जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा उसके बाद ये पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक कर देगा पेप्टोन्स में। दैट्स ऑल इन द स्टमक। लेकिन एक चाहिए और, स्टमक के अंदर आए हुए फूड को स्टमक और ज्यादा बारीक पीसता है, ठीक है। तो स्टमक भी अपने लेवल पर क्या करेगा? फूड को ग्राइंड करेगा, समझ रहे हैं। और जब अब ये फूड जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है तो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाने के बाद इसका नाम बन जाता है काइन। क्या बन जाता है? तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि जब अब इस फूड को, जिसको अभी तक हम बोलस बोल रहे थे, यदि इसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिल जाए, क्या मिल जाए? गैस्ट्रिक जूस मिल जाए, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा काइन, ठीक है। क्या नाम बन जाएगा इसका? काइन। क्लियर? चल, गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है, ठीक है। फिट में ये करीब 20 फीट की हो जाती है, ठीक है, करीब 20 फीट की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बेटा? इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। फूड स्टमक से होता हुआ कहां आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहा गया? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि अभी तक जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई है वो यहां डाइजेस्ट हो रही है। क्या चीज डाइजेस्ट नहीं हुई? भाई देखो, 3 चीजों को डाइजेस्ट होने की जरूरत है। पहला कार्बोहाइड्रेट, जिसका डाइजेशन शुरू हो गया बक्कल कैविटी में। दूसरा प्रोटीन, जिसका डाइजेशन शुरू हो गया स्टमक में। लेकिन अभी एक चीज ऐसी है जो अनटच है, जिसको छुआ तक नहीं है, वो क्या है? फैट। लेकिन साथ साथ अभी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो भी है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मींस अब यहाँ पर फाइनल स्टेप दिया जाएगा डाइजेशन का, कि बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट किया जाएगा, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ फैट को भी डाइजेस्ट किया जाएगा। इस काम को करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 2 चीजों के सिक्रेशन आते हैं। एक आता है लिवर से और एक आता है बेटा किससे? पैंक्रियाज, ठीक है। एक आता है किससे? अग्नाशय से, पैंक्रियाज से, और एक आता है यकृत, लिवर से, ठीक है। लिवर से जो सिक्रीशन आता है बेटा, इसका नाम है बाइल जूस, ठीक है। क्या नाम है इसका? बाइल जूस। जो बाइल जूस स्टोर हो जाता है, क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। इसमें स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर। इसके बाद जब ये रिलीज होता है तो ये क्या करता है बेटा? फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को फैट के छोटे ग्लोब्यूल्स से ब्रेक करता है। स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट के छोटे ग्लोब्यूल्स में इसको ब्रेक करता है। इस प्रोसेस को बाइल जूस जो इस प्रोसेस को पूरा कर रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? इमल्सिफिकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इमल्सिफिकेशन। सो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। इसके बाद क्या होगा? अब पैंक्रियाज से रिलीज होगा बेटा एक और सिक्रीशन, जिसका नाम होगा पैंक्रिएटिक जूस। क्या नाम है इसका? पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस 3 कंपोनेंट बेटा अपने अंदर रखता है। कौन कौन से कंपोनेंट रखता है बच्चे? एक कंपोनेंट है बेटा लाइपेज। जो लाइपेज क्या करेगा बेटा? लाइपेज ब्रेक करेगा फैट को, किसमें? फैटी एसिड में। फैट को किसमें ब्रेक करेगा? फैटी एसिड में। और साथ ही साथ किसमें बेटा? ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ध्यान रखें, लाइपेज उस फैट को ब्रेक करेगा जो इमल्सिफाइड है, क्योंकि इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करना आसान हो जाता है। ऐसा क्या होता है इमल्सिफिकेशन में? तो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स जब फैट के छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक होते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जब किसी भी केमिकल रिएक्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। सो द प्रोसेस वाज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन के बाद जो फैट है उसको ब्रेक किया जाएगा लाइपेज की हेल्प से, किसमें? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। वहीं बात करें कि दूसरा सिक्रीशन इसका जो होता है बेटा वो कौन सा होता है? दूसरा सिक्रीशन है अमाइलेज।
ये अमाइलेज क्या करेगा, फिर से जो शुगर बच गई थी, जो शुगर बक्कल कैविटी में बच गई थी कॉम्प्लेक्स शुगर, उस कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक करेगा बेटा किसमें, सिंपल शुगर। किसमें ब्रेक करेगा, सिंपल शुगर में ब्रेक। तीसरा सिक्रेशन, अब ये रह गया ना, देखो फैट का डाइजेशन हो गया, शुगर का डाइजेशन हो गया, एक चीज बची क्या, एक चीज बची बेटा प्रोटीन। प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम है बेटा, यहाँ पर जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। सो ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को और पेप्टोन्स को सबसे छोटी यूनिट में ब्रेक करेगा, और वो सबसे छोटी यूनिट कौन सी, अमीनो एसिड। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। अमीनो एसिड सबसे छोटी यूनिट होती है जिसके रेपिटेशन से प्रोटीन होता है। सो इस तरीके से पूरा पूरा डाइजेशन हुआ। ठीक है, अब समझ में आया क्यों बोला गया इसको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि यहां पर फैट का डाइजेशन भी हो गया, कॉम्प्लेक्स शुगर का डाइजेशन भी हो गया, और प्रोटीन का डाइजेशन भी हो गया। इन तीनों चीजों का जब डाइजेशन हुआ, इस वजह से इसको क्या कहा गया, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा गया है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे अगेन, साइट ऑफ नो डाइजेशन। साइट ऑफ नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन इसके अंदर नहीं होगा। इसमें क्या होगा बेटा, यहां पर मौजूद जो फूड है इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन होगा, जो फूड के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उसमें से एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। एक्सेस वाटर is reabsorbed. Excess water is reabsorbed from undigested food. ठीक है, अब जब एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ना, तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी सॉलिड फॉर्म। किसमें, सेमी सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड। बेटा ये इसको स्टोर कर देता है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। जिस लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेक्टम। तो रेक्टम में ये एक टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर हो जाता है और रेक्टम से बाहर निकाल दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ठीक है, सो इजेशन इज परफॉर्म्ड to eliminate undigested food. बेटा इसी अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहेंगे, इसी अनडाइजेस्टेड फूड को हम कहेंगे पीसेस। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस। वही बात करें अभी, वापस यदि हम चलें, वापस किस पे चलें, स्मॉल इंटेस्टाइन पर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा इसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर क्या होगा, जिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विली। तो क्या होता है बेटा, विली होती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, विली होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, विली। ये क्या काम करते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इस तरीके के। इनसे क्या होगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है इसमें मौजूद होती है बेटा क्या, इसमें मौजूद होती है ब्लड वेसल्स। सो दीज आर द ब्लड वेसल्स, लेट्स से। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है। तो क्या होगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सी चीज जा रही है, डाइजेस्टेड फूड। सो डाइजेस्टेड फूड विली के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। विली क्या कर रही है, विली इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या करेगी, ये इंक्रीज करती है किसको, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करेगी, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो सके, फूड जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, सो इस तरीके से कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन नाम का कॉन्सेप्ट। हेटरोट्रॉफिक जो हम आज स्टार्ट हमने किया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आज इस तरीके से कंप्लीट होता है। क्या पढ़ा हमने इस लेक्चर के अंदर, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, अमीबा के अंदर किस तरीके से है, और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन के अंदर किस तरीके से है। उम्मीद है कि ये जो लेक्चर आपने अटेंड किया, इस लेक्चर के अंदर आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिला उन सभी कॉन्सेप्ट को लेकर के जो कॉन्सेप्ट आपके लिए अपने आप में टैबू या कंफ्यूजन का कारण बने हुए थे।
तो इसी एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यदि आपको चैनल के अंदर मौजूद ये कंटेंट, ये लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।